दानिया को बेड से नीचे धक्का देते उसने सिगरेट का गहरा कश लिया। तुम एक वनी में आई लड़की हो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम असजद खानजादा के बिस्तर पर आराम करो। वो धाड़ा तो दानिया आंखें मीच गई। वो अपने गांव की सरदारनी थी, पर किस्मत ने उसे आसमान से जमीन पर पटका था। असजद मोमी गुड़िया जैसी दानिया को देखने लगा। वो बेइंतहा हसीन थी। असजद ने फौरन अपनी नजरें फेरी, वापस बिस्तर पर आ। असजद का बदला लहजा देखकर वो मजीद खौफजदा होने लगे। फिर डरते डरते असजद के पास गए तो असजद ने उसे अपने करीब खींचा। हवेली के किसी मर्द के सामने नहीं जाओगे तुम। दानिया बीबी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जुलेखा ने कच्चे पक्के रास्तों पर चलते हुए सरदारनी से पूछा। शाम के साए फैलते जा रहे थे। उफक पर डूबते सूरज की हल्की हल्की सी सुर्खी छाई हुई थी। जुलेखा अपनी सरदारनी के साथ गांव की पगडंडियों से चलती हुई जा रही थी। वो रोजाना असर के बाद गांव की बैठक में जाती थी। ये बैठक पीपल के बड़े दरख्त के नीचे लगाई जाती थी, जहां हर रोज सरदारनी लोगों को दरपेश मसाइल सुनती और फिर उनका मुमकिना हल तजवीज़ किया जाता था। और गांव की बागडोर संभाले अभी सिर्फ 2 से 2.5 साल हुए थे। इसके मरहूम दादा अपनी मौत से पहले उसे अपनी जगह गद्दी नशीन कर गए थे। वो अपने गांव की पहली सरदारनी लड़की थी। इससे पहले इस गांव में कोई भी औरत सरदारनी के मर्तबे पर फाइज ना हुई थी, लेकिन उसे देखते ही सब ये कह सकते थे कि वो बनी ही हुकूमत करने के लिए है। खूबसूरत तीखे नकूश, पतली खड़ी नाक, साफ शफाफ बेदाग रंगत और गुलाबी पंखड़ियों जैसे पतले होंठ, वो हुस्न की एक हसीन मूरत थी। वो बेहद खूबसूरत थी। इस पर तजाद उसकी संजीदा शख्सियत और गौर फिक्र की आदत, जो उसकी शख्सियत का खासा थी, वो उसे सबसे मुमताज़ बनाती थी। 22 साल की छोटी सी उम्र में उसके सोचने और गौर फिक्र का अंदाज उसे एक मैच्योर शख्सियत जाहिर करता था। इसमें कोई शक नहीं था, वो बिलाशुबा एक मैच्योर लड़की थी। उसने अपनी सरदारी का मनसब संभालते ही गांव की बेहतरी के लिए बहुत से काम किए थे और बेतहाशा फलाई मराकज़ कायम किए थे। वो अपने दादा जान से किए गए वादों को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। उसके अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा था। जहां वो मजलूम के लिए दर्द दिल रखती थी, वहीं वो जालिम के खिलाफ एक जख्मी शेरनी बन जाया करती थी, जिसकी धाड़ से ही लोग कांप उठते थे। वो हर एक जुल्म का बदला लेती थी और हक और इंसाफ के लिए डट कर खड़ी हो जाती थी। जहां उसकी हमदर्द तबीयत की वजह से न सिर्फ इस गांव बल्कि और भी बहुत से गांव में उसके नाम का चर्चा था। बहुत से लोग उसके दिलदादा थे और अकीदतमंद थे। वहीं उसकी इस तरक्की और कामयाबी को देखकर बहुत से लोग उससे हसद करने लगे थे और उसके दुश्मन भी बन चुके थे। कुछ ने तो कई मर्तबा उस पे बाकायदा जानलेवा हमला भी करवाया, मगर वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कोई इसको जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, क्योंकि इसने अपनी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ था। लाखों करोड़ों की जायदाद की मालिक होने के बावजूद उसने कभी अपने लिए फजूल मरात न ली थी और ना ही कभी उसने बिलावजह अपने साथ गार्ड्स रखे थे। जब कभी दूर जाना होता तो तब वो अपने साथ गार्ड्स रखती, वरना नहीं। वो जानती थी कि लाखों दुश्मन उसकी ताक में हैं, मगर फिर भी उसने कभी भी इस बात की परवाह न की थी। उसका ये मानना था कि जब उसकी मौत आनी हुई तो गार्ड्स भी उसे बचा नहीं सकेंगे, लेकिन उसका वक्त मुकर्रर ना हुआ तो कोई उससे कुछ भी ना कह सकेगा। इस वक्त भी वो कुछ मसाइल सुनकर आ रही थी, मगर इस मर्तबा उसके मसाइल जरा मुख्तलिफ नौयत के थे। साथ के गांव वालों में से कुछ लोग उनकी बेटियों को कॉलेज आते जाते छेड़ रहे थे और उन्हें तंग कर रहे थे। जब वो किसी को बताने का कहती तो वो लोग उन्हें धमकी देते कि अगर उन्होंने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो वो इनके घरों को आग लगा देंगे और इनको जिंदा जलाकर मार देंगे। इनमें से ही एक लड़की ने बड़ी हिम्मत करके ये बात अपने घर वालों को बताई थी और फिर उन्होंने आज सरदारनी को बताई थी। इनकी देखा देखी और भी लोगों की हिम्मत बढ़ी और वो लोग भी बारी बारी सरदारनी को बताते चले गए। सरदारनी ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें उम्मीद दिलाई थी कि वो जल्द ही इस मसले का हल निकाल लेगी। अभी उसने दूसरे गांव के सरदार को कल जिरगा बुलाने की दावत भेजी थी और अब वो जुलेखा के साथ वापस हवेली आ रही थी। जुलेखा उसकी खासुल खास मुलाजमा थी, जो अक्सर ही अपनी सरदारनी के फैसलों पर घबरा जाया करती थी। इस वक्त भी वो सरदारनी का फैसला सुन के घबरा गई थी और तभी अपने दिल में आते खदशात के बायस वो सरदारनी को पुकार बैठी थी। सरदारनी ने रुककर उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर छाई परेशानी की लकीरें देखकर सरदारनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी
हाँ जुलेखा, पूछो जो पूछना है, सरदारनी ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था। सरदारनी, आपको इस गांव के सरदार को जिरगे के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। वो सरदार सख्त है, लोग उसकी हवा से भी डरते हैं। आपको इससे जिरगा नहीं करना चाहिए। जुलेखा ने उसे राजदारी से बताया था। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मैंने तो सुना है कि वहाँ का सरदार काफी अच्छा इंसान है और इंसाफ पसंद भी। सरदारनी ने अपनी मालूमात के मुताबिक सोचते हुए बताया था। नहीं सरदारनी, ऐसा नहीं है। हमने तो अब तक उसके जुल्म जबर के ही किस्से सुने हैं। भले ही वो इंसाफ पसंद है, मगर उसके इंसाफ के अपने ही तरीके हैं। अब इसके गांव के लोगों की शिकायत है तो वो उन्हीं का साथ देगा ना, उन्हीं के बारे में सोचेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप इस जिरगे को मुनक़ता कर दें। जुलेखा ने तफसील से बताया था। अब कुछ नहीं हो सकता जुलेखा, जो होना था वो हो चुका है। मैंने जिरगा बुला लिया है और इन लोगों को जुबान दे चुकी हूँ कि इनको इंसाफ जरूर मिलकर रहेगा। और तुम्हें पता है, मैं अपनी जुबान से नहीं फिरती, सरदारनी ने पुख्ता लहजे में कहा था। उसके लहजे में कोई खौफ, कोई डर नहीं था। आपको डर नहीं लगता क्या? जुलेखा ने सरदारनी से पूछा। डर? किस बात का डर? जुलेखा, मुझे सिर्फ खुदा से डर लगता है। इन टके टके के लोगों से डरने का कह रही हो? अगर मैं इन लोगों से डरने लगूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। इंसान सिर्फ 2 मौक़ों पर कमजोर होता है जुलेखा। एक जब वो अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने मरता देखता है, और दूसरा जब वो अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरता देखे। मुझ पर एक वक्त गुजर चुका है, मैं अपने माँ बाप को मरते देख चुकी हूँ, मगर मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ज़िंदगी में दूसरा मौका आने से पहले ही मेरी जान ले ले, क्योंकि अगर मुझ पर ऐसा मौका आया तो शायद मैं बच ना पाऊँ। सरदारनी ने एक जज़्ब के आलम में कहा था। अल्लाह न करे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। जुलेखा ने तड़प कर कहा था। उसे अपनी सरदारनी बहुत अजीज थी। वो दोनों चलते हुए हवेली की हदूद में दाखिल हो गई थी। चलने की वजह से सरदारनी का सांस फूल चुका था। मुलाजमा उसके लिए फौरन से जूस लेकर हाजिर हुई, जिसे उसने थाम लिया था। उसके बाद वो सीढ़ियां चढ़ते बाएं तरफ मौजूद तीसरे कमरे के सामने आई थी। उसने रुककर एक गहरा सांस लिया और फिर दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हो गई थी। सामने बेड पर एक वजूद दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा सो रहा था। इसका सारा वजूद मशीनों में जकड़ा हुआ था। दानिया धीरे धीरे से चलती हुई बेड के करीब आई थी। इस शख्स को देखते दानिया की आंखों में आंसू आए थे। वो बमुश्किल खुद को रोने से बाज रखती इस शख्स के करीब बैठी थी। इसके वजूद की ड्रिप लगे हाथों को दानिया ने अपने हाथ में लेते इसका हाथ चूमते अपनी आंखों से लगाया था। इस वजूद के हाथों और जिस्म पर जलने के शदीद तरीन निशानात थे, जो 19 साल बाद न जा सके थे। मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज़ लौट कर आ जाएं, प्लीज़। दानिया ने नम लहजे में सरगोशी की थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर इस शख्स के चेहरे पर गिरा। वो दानिया की आवाज़ और इसका रोना महसूस कर रहा था, मगर वो इस कदर बेबस था कि वो चाहने के बावजूद भी अपनी उंगली तक न हिला पा रहा था। कौन है? असजद खानज़ादा, जो अपने कमरे में था, दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने वहीं से पूछा था। सरदार साईं, मैं फजलू एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मुलाजिम ने इंतहाई मौदबाना अंदाज में जवाब दिया और अपने सरदार के जवाब का इंतज़ार करने लगा था। उसे अपने सरदार के मिजाज का पता था, जो पल में तोला और पल में माशा था। सारे ही उससे खौफ खाते थे। यूं तो अरबाज खानज़ादा ही इस गांव के सरदार थे, मगर इन दिनों वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। इनकी वापसी 10-15 दिनों बाद ही मुतवक्का थी। वो अपनी वापसी तक सरदार असजद खानज़ादा को सौंप कर गए थे। असजद खानज़ादा, जो इस सरदारी और मनसब वगैरह के चक्रों से दूर भागता था, उसे मजबूरन 10-20 दिन सरदारी संभालने थे। खानज़ादा हवेली में उसके अलावा भी बहुत से लोग थे जो सरदारी हासिल करना चाहते थे, मगर अरबाज खां को सरदारी के लिए असजद ही बेहतर लगा था। वो जानते थे कि असजद खानज़ादा को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन वो गांव की भागदौड़ उसी के हाथ में देना चाहते थे, क्योंकि वो हवेली के बाकी मर्दों के मुकाबले में पढ़ा लिखा और अक्लो शऊर से काम लेता था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने डायरेक्ट असजद खानज़ादा से सरदारी की बात की तो इनके मुंह पर ही खड़ाक से इनकार कर देगा। इसलिए उन्होंने हीले बहानों से उसे सरदारी की तरफ लाने का सोचा, ताकि उससे खुद ही इस काम में दिलचस्पी पैदा हो जाए। उस साल में ये चौथी मर्तबा बहाने से सरदारी उसके हवाले कर चुके थे। भले ही सरदारी अभी हफ्ते और दिनों पर ही मुहित होती थी, मगर अरबाज खान पुरुमीद थे कि वो जल्द ही गांव का मुस्तकिल सरदार बन जाएगा। असजद खानज़ादा अपने दादा की इस प्लानिंग से नावाकिफ थे। वो इस सब से सख्त झुंझलाया हुआ था, इसलिए ज़्यादा चिड़चिड़ा ही रहता था।
اس لیے سارے ملازم اس سے دور ہی بھاگتے تھے، مگر اس وقت فضلو اسے نہایت اہم بات بتانے آیا تھا۔ بات بہت ضروری تھی، ورنہ یوں اسے ڈسٹرب کرنے کی غلطی کبھی نہ کرتا وہ۔ ہاں آ جاؤ، اسجد خانزادہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی بیزاری کو نہ چھپا پایا تھا۔ فضلو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاں بولو فضل صدیق، کون سی ضروری بات ہے جو تم نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت کی؟ اسجد خانزادہ نے پوچھا تھا۔ وہ سردار سائیں ساتھ والے گاؤں کی سردارنی نے کل جرگہ بٹھایا ہے اور اس میں آپ کو بلایا ہے۔ فضلو نے ڈرتے ڈرتے اسجد خانزادہ کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس نے جرگہ کیوں بلایا ہے اور اس کے جرگے میں میرا کیا کام ہے؟ اسجد خانزادہ نے پوچھا تھا۔ سردار سائیں وہ… فضلو کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ وہ کیا فضلو، تم سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ اسجد خانزادہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ فضلو کی سعادت سے بے حد خائف تھا کہ وہ بات کے درمیان بہت زیادہ سسپینس ڈال دیا کرتا تھا۔ سردار، وہ جرگہ آپ کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ دراصل ہمارے گاؤں کے کچھ لڑکوں نے کچھ دنوں سے اس گاؤں کی کچھ بچیوں کو کالج آتے جاتے ہوئے بے حد پریشان کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں وہ ان کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ سرداری نے اسی سلسلے میں جرگہ بلایا ہے۔ فضلو نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح ایک ہی سانس میں ساری بات بتائی تھی۔ اس کی بات سن کر اسجد خانزادہ کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فضل صدیق، مجھے کل جرگے میں جانے سے پہلے ان لڑکوں کی تفصیلات چاہیے۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس قسم کا گھٹیا کام کرنے کی؟ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اسجد خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ جی سردار، جیسے آپ کا حکم۔ فضلو نے تابداری سے کہا۔ یہ سردارنی کون ہے؟ پہلی مرتبہ سنا ہے کوئی عورت سردارنی بنی ہو۔ اب کی مرتبہ اسجد خانزادہ نے اچنبھنے سے انداز میں کہا۔ جی سردار، وہ خطیب سلطان کی پوتی ہیں۔ خطیب سلطان اپنی موت سے پہلے سرداری اپنی پوتی دانیہ سلطان کو سونپ گئے تھے، تب سے ہی وہ اس گاؤں کی سرداری سنبھال رہی ہیں۔ فضلو نے بتایا تو خطیب سلطان کے نام پر اسجد خانزادہ چونکا تھا۔ کیا نام لیا تم نے؟ خطیب سلطان؟ یہ نام تو سنا ہے نا؟ اسجد خانزادہ نے پوچھا۔ جی سردار، یہ ارباز سردار کے دوست تھے۔ فضلو نے سر جھکائے جواب دیا تھا۔ اسجد خانزادہ کے تاثرات دیکھتے ہوئے فضلو کو احساس ہو گیا تھا کہ اسجد خانزادہ کے سامنے خطیب سلطان کا نام لے کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ دوست نہیں، دشمن کہو فضل صدیق، دشمن۔ ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو مارا تھا، یہ وہی لوگ ہیں۔ مگر دادا سائیں نے تو کہا تھا کہ ان کا دوست یہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، تو کیا یہ دادا سائیں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ مگر کیوں؟ اپنے دوست کو بچانے کے لیے؟ اسجد خانزادہ اپنی سوچوں کے تانے بانے ملا تھا۔ ارباز خان سے بدظن ہوا تھا۔ نہیں سردار سائیں، وہ اپنے دوست کو نہیں بچانا چاہتے تھے، بلکہ وہ آپ کو خون خرابے سے بچانا چاہتے تھے۔ ان کو خدا نے ہی بہت بڑی سزا دی ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی بھلا؟ فضلو نے کہا تھا۔ سزا اس سے بھی بڑی ہوگی فضل صدیق، ان کی سزا وہی ہوگی جو ہونی چاہیے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان۔ ان کو جان کے بدلے جان دینی ہوگی۔ اسجد خانزادہ نے پرسرار انداز میں کہا تھا۔ اس کا یہ سرد انداز فضلو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ مگر سردار سائیں، فضلو نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اسجد خانزادہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں فضل صدیق، ان لڑکوں کے ساتھ ساتھ مجھے سلطان حویلی کی بھی ساری کی ساری تفصیلات چاہیے، بالکل سچ سچ۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر تم نے مجھ سے غداری کی یا کسی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ریوالور کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتارنے میں میرے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپیں گے۔ اسجد خانزادہ نے فضلو کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ فضلو کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جیسے آپ کا حکم سائیں، فضلو نے کہا اور اسجد خانزادہ سے اجازت لیتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسجد خانزادہ بیڈ کی دائیں جانب آیا۔ اس نے سائیڈ ڈراور کھولا اور اس میں سے 2 تصاویر نکالی تھیں۔ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے اسجد خانزادہ کے چہرے پر کربناک تاثرات آئے تھے۔ میں آپ کا بدلہ لے کر رہوں گا ماما بابا، آپ کی موت کو یوں رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ وہ لوگ ویسے ہی تڑپیں گے جیسے میں آج تک آپ کے لیے تڑپتا رہا ہوں۔ ان لوگوں کو میں سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ جیسا میرا ہر ایک پل اذیت میں گزرا ہے، ویسے میں ان کا ہر ایک پل اذیت ناک بنا دوں گا۔ ان سے آپ کے خون کا ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا میں۔ اسجد خانزادہ نے نم آنکھوں سے ان تصویروں کو دیکھتے وحشت ناک انداز میں کہا تھا۔
اس کے اندر ایک آگ سی ابھر آئی تھی۔ سالوں پہلی لگی انتقام کی آگ اب تک سلگ رہی تھی اور آج اسے ہوا ملی تو وہ شعلہ بنے بھڑک رہی تھی اور وہ اس آگ میں سب کچھ جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ سالوں پہلے کی بات تھی۔ ارباز خان اور خطیب سلطان کا آپس میں بہت یارانہ تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے جگری یار تھے۔ دونوں کا بچپن، لڑکپن اور جوانی ایک ساتھ گزری تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ارباز خان اور خطیب سلطان دونوں کی عادات اور شخصیت ایک ہی جیسی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں تھا کہ وہ دونوں عادات اور اعتبار میں ایک دوسرے کے پرتو تھے۔ ارباز خان کی شادی ان کی بچپن کی منگ زرمینہ خان سے ہوئی تھی، جبکہ خطیب سلطان کی شادی ان کی یونیورسٹی کی محبت علینا آفندی سے ہوئی تھی۔ دونوں کی ازدواجی زندگی خوشحال تھی۔ ارباز خان کے ہاں 3 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، بہروز خان، سجاد خان اور ارغمان خان، جبکہ خطیب سلطان کا ایک ہی بیٹا تھا، نعیم سلطان۔ وقت گزرتا گیا اور بچے ایک ساتھ بڑے ہونے لگے۔ یوں تو چاروں بچے ہی آپس میں کھیلتے تھے، مگر نعیم سلطان اور بہروز خان ہم عمر ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے اچھے اور پکے دوست بن چکے تھے۔ ارمغان خان اور سجاد خان ایک دوسرے سے چھوٹے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان دوستی بڑھتی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی بہت گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ دوستی کا وہ ننھا سا پودا اب ایک مضبوط تناور درخت بن چکا تھا۔ خطیب سلطان اور ارباز خان کی کافی خواہش تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہاں بیٹی ہوتی تو وہ اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے، مگر ان کے گھر صرف بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کی یہ حسرت ہی رہ گئی۔ بہروز خان کی منگنی ان کے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق ان کے بچپن میں ہی ان کی کزن ہینا گل سے کر دی گئی۔ مقررہ وقت پر ان کی شادی بھی کر دی گئی تھی، جبکہ نعیم سلطان کا رشتہ تلاش کرنے میں علینا سلطان اور خطیب سلطان کو بہت مشکلات درپیش آئی تھیں، کیونکہ نعیم سلطان کو کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ وہ اپنی مرضی کی ہمسفر چننا چاہتے تھے، مگر ابھی تک ایسی کوئی لڑکی ان کی نظر سے نہ گزری تھی۔ جو لڑکی خطیب سلطان اور علینا سلطان پسند کرتے وہ نعیم سلطان کی امیدوں پر پورا نہ اترتی تھی، یوں اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ آخرکار تنگ آ کر یہ ذمہ داری بہروز خان کو ہی سونپ دی گئی کہ وہ ہی اب نعیم سلطان کے لیے ان کی مرضی کی لڑکی تلاش کریں۔ بہروز خان نے دوست ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اس کام میں ذرا بھی دیر نہ کی، بلکہ چند ہی دنوں کے اندر اندر وہ نعیم سلطان کے لیے اپنی سالی صاحبہ کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے، جو ہر طرح سے نعیم سلطان کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ یوں نعیم سلطان اور رانا گل کی شادی ہو گئی۔ رانا گل خان رانا گل سلطان بن کے سلطان حویلی آ گئی تھیں۔ یہ خانوں اور سلطانوں کے بیچ ہونے والی پہلی رشتہ داری تھی۔ بہروز خان اور ہینا گل کے ہاتھ شادی کے تیسرے سال اسجد خانزادہ کی پیدائش ہوئی۔ نعیم سلطان کی شادی پر وہ 2 سال کا تھا۔ نعیم سلطان اور رانا گل کو بھی اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ دانیہ سلطان حویلی میں رونق بن کر اتری تھی۔ وہ اس حویلی کی پہلی لڑکی تھی۔ خطیب سلطان کی تو جان بستی تھی دانیہ میں۔ علینا سلطان انہیں نعیم سلطان کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد داغ مفارقت دے کر جا چکی تھیں۔ بہروز خان کے دوسرے بھائیوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ ایک کے گھر 2 بیٹے تھے اور دوسرے کے گھر 3 بیٹے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کے گھر بھی بیٹی نہ ہوئی تھی۔ خیر، دونوں خاندانوں کے درمیان موجود دوستی اب تک ویسے کی ویسے تھی۔ اس دوستی میں دراڑ تب آئی جب نعیم سلطان کے سردار بننے کے دن تھے۔ یوں تو خطیب سلطان خود کی یہ ذمہ داری سنبھالتے آئے تھے، مگر اب وہ یہ ذمہ داری نعیم سلطان کے کندھوں پر ڈال دینا چاہتے تھے۔ اس روز خانزادہ حویلی میں سلطان حویلی والوں کی دعوت رکھی گئی۔ کھانے کے بعد خطیب سلطان ارباز خان کے ساتھ چہل قدمی کے لیے لان میں آ گئے۔ خطیب یار، اتنے سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو، میں اب اسے نئے رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے جب ارباز خان نے خطیب سلطان کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ارباز؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطیب سلطان نے ان کی بات سنتے ان سے کہا تھا، کیونکہ ارباز خان کی بات ان کی سمجھ پہ نہ آئی تھی۔ خطیب، میں چاہتا ہوں تم اپنی پوتی کو میرے پوتے کے لیے دے دو، انکار مت کرنا، یہ میری حسرت تھی۔ ارباز خان نے آس بھری نظروں سے خطیب سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہاری بات ٹھیک ہے ارباز، لیکن اتنی جلدی یہ فیصلہ کرنا، ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں۔ خطیب سلطان نے وہیں اپنے سے کچھ فاصلے پر کھیلتے ہوئے بچوں میں سے دانیہ اور اسجد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسجد 7 سال کا تھا، جبکہ دانیہ کی عمر ابھی صرف 3 سال کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہیں جلدی لگ رہا ہے خطیب، مگر تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں بچپن میں ہی نکاح یا منگنی کر دی جاتی ہے۔ میں بھی بس یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری پوتی میرے پوتے کے نام ہو جائے۔ ارباز نے کہا تھا، ٹھیک ہے میرے یار، جیسے تم چاہو، ابھی منگنی کر دیتے ہیں، پھر بچوں کے بڑے ہونے پر شادی بھی کر دی جائے گی۔
خطیب سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارباز خان نے آگے بڑھتے پھرتے جذبات سے اپنے دوست کو گلے لگا لیا تھا۔ بہت بہت شکریہ خطیب، تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ارباز خان نے خوشی سے چمچماتے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ اسی وقت اندر جاتے انہوں نے اسجد اور دانیہ کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا، جس پر نعیم سلطان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معذرت تایا جان، مگر میں اتنی جلدی اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ میری بیٹی بڑی نہیں ہو جاتی اور خود عاقل اور بالغ ہو کر اپنی رائے دینے کے قابل نہیں ہو جاتی، تب تک میں اس پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ نعیم سلطان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، ارے یار، یہ بس ایک فارمیلٹی ہے، ہمارے خاندان کا رواج ہے، ورنہ تو جانتا تو ہے کہ شادی وقت پر ہی ہوگی۔ بہروز خان نعیم سلطان کی کیفیات سمجھ رہا تھا، تبھی اس کے پاس آتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، نہیں بہروز، یوں نہیں، اگر تمہیں میری بیٹی کو اپنی بہو بنانے کی کوئی خواہش ہے تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بچپن کے رشتے اور منگنی نکاح، یہ سب میں نہیں مانتا۔ نعیم سلطان نے کہا تو ارباز خان کی مسکراہٹ مدھم پڑی تھی۔ وہیں خطیب سلطان نے نعیم سلطان کو گھرکا تھا، تم فکر نہیں کرو ارباز، جذباتی ہے اس لیے ایسا بول گیا ہے، میں گھر جا کر سمجھاؤں گا تو مان جائے گا۔ بچپن کی منگنی ہو یا نہ ہو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، میری پوتی تمہاری ہی بہو بنے گی، یہ میری تم کو زبان ہے، میں زبان دے رہا ہوں، مر گیا تو میری زبان کو یاد رکھو گے۔ خطیب سلطان نے ارباز خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دباتے ہوئے کہا تھا، جس پر ارباز خان نے سر اسوات میں ہلایا تھا۔ سلطان حویلی واپس آتے ہی خطیب سلطان نے نعیم سلطان کو سمجھایا تھا اور نعیم سلطان کو منگنی کے لیے راضی کر ہی لیا تھا۔ اس سے کچھ ہی روز بعد انہوں نے خان حویلی والوں کی دعوت رکھی تھی تاکہ وہ ان کو اپنا رضامندی کے بارے میں بتا سکیں اور پھر مل بیٹھ کر منگنی یا نکاح کی کوئی اچھی سی تاریخ طے کر سکیں۔ دونوں خاندان بہت خوش تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ ان کی خوشیوں کی مدت بہت تھوڑی ہے اور جلدی ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر رکھنے والی ہے۔ یہ نظر ایسی تھی کہ وہ جلد ہی ان کی خوشیوں کو کھا جانے والی تھی۔ خطیب سلطان کے گاؤں میں جب نعیم سلطان کے سردار بننے کی خبر پھیلی تو بہت سے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ کسی صورت نعیم سلطان کو سردار نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ وجہ نعیم سلطان کا ایک ہاتھ سے معذور ہونا تھا۔ نعیم سلطان پیدائشی ہی ایک ہاتھ سے معذور تھے، ان کی کلائی تک تو ان کا بازو تھا، مگر کلائی سے آگے کا ان کا پورا پنجہ غائب تھا۔ مگر خطیب سلطان نے کبھی بھی اس چیز کو نعیم سلطان کی کمزوری نہیں بننے دیا تھا۔ انہوں نے نعیم سلطان کو بچپن میں ہی مصنوعی ہاتھ لگوا دیا تھا، جو ان کی عمر کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا تھا۔ بہت سے لوگ خطیب سلطان کے پاس اپنی اپنی رائے لے کر آئے، مگر خطیب سلطان نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ نعیم سلطان کو ہی سرداری سونپیں گے، جس پر بہت سے لوگ نعیم سلطان کے دشمن بن گئے۔ اس روز نعیم سلطان نے بہروز خان کو لینے کے لیے اپنی پرسنل گاڑی بھیجی تھی تاکہ وہ لوگ اس میں بیٹھ کر سلطان حویلی آئیں۔ ارباز خان، اسجد خان زادہ اور گارڈز کے ساتھ ایک گاڑی میں تھے، جبکہ بہروز خان اور ہنا گل ایک ہی کار میں تھے۔ دونوں گاڑیاں سلطان حویلی سے ہی بھیجی گئی تھیں۔ سلطان حویلی سے یہ گاڑیاں ان کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے بھیجی گئی تھیں، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ گاڑیاں ان کی موت کا پروانہ بن جائیں گی۔ دونوں گاڑیاں سلطان حویلی کی جانب رواں دواں تھیں۔ بہروز خان کی گاڑی آگے تھی، جبکہ ارباز خان کی گاڑی اس سے پیچھے تھی اور ان کی گاڑی سے کافی فاصلے پر تھی، کیونکہ ارباز خان اسجد خانزادہ کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے آ رہے تھے، جو ہر دکان کے آگے گاڑی رکوا کر کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چیزوں کا بڑا سا شاپر لے کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی کہ عین اسی وقت ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر انہیں ایک گاڑی فضا میں اڑتی ہوئی دکھائی دی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس جگہ سے دھوئیں کے کالے بادل اڑنے لگے تھے۔ ارباز خان نے جلدی سے فون نکالا اور بہروز خان کو کال کرنے لگے، مگر نمبر بند تھا۔ انہوں نے ہنا گل کا نمبر ملایا، وہ بھی بند جا رہا تھا۔ ارباز خان نے ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی آگے بڑھانے کا کہا۔ جب تک وہ اس جگہ پر پہنچے تب تک ریسکیو اور پولیس بھی آ گئے تھے۔ جگہ کو ایک دم سے سیل کرتے تحقیقات شروع کر دی گئیں، مگر ارباز خان تو جیسے ڈھیر سے گئے تھے۔ وہ اس گاڑی کو پہچان کے، جس کے اس وقت پرخچے اڑ چکے تھے، وہ گاڑی نعیم سلطان ہی کی تھی، مگر اس وقت اس میں بہروز خان اور ہنا گل سوار تھے، جو دونوں کے دونوں اس وقت گاڑی کے ساتھ ساتھ جل کر خاک ہو چکے تھے۔ ارباز خان کی حالت بہت غیر تھی، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ خطیب سلطان، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا ہو گیا تم سے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ارباز خان کہتے ہوئے سیل علاقے کی جانب بڑھ رہے تھے جب پولیس نے انہیں بیچ میں ہی روک لیا اور ان کو آگے جانے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نعیم سلطان اور خطیب سلطان کو بھی اس بھیانک اور المناک حادثے کی خبر مل گئی۔ وہ لوگ بھی آنن فانن جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ ارباز خان خطیب سلطان سے ناراض دکھائی دے رہے تھے،
जबकि खतीब सुल्तान खुद पुलिस के साथ मिलकर इस सारे मामले की तहकीकात करवा रहे थे। तहकीकात में यही आया था कि नईम सुल्तान की गाड़ी में बम लगाया गया था। अब ये बम किसने और क्यों लगाया था, इसका पता नहीं चल सका था। खान हवेली वालों का कहना था कि नईम सुल्तान ने ये बम बेरोज खान और असजद खानजादा को ख़त्म करने के लिए लगाया था, ताकि वो लोग इसकी बेटी का रिश्ता न मांग सकें। जबकि नईम सुल्तान के मुताबिक ये कारस्तानी उनके किसी दुश्मन की थी। उनके किसी दुश्मन ने ये बम लगाया था क्योंकि वो नईम सुल्तान को ख़त्म करना चाहते थे। खैर, वक्त गुजरता गया। अरबाज खान बिल्कुल खामोश हो गए थे। इस हादसे के बाद दोनों दोस्तों के दरमियान एक सर्द दीवार आ गई थी, जो फिर कभी भी ख़त्म न हुई थी। असजद खानजादा को अरबाज खान ने मुल्क से बाहर भिजवा दिया, लेकिन गमों ने तो जैसे इन दो खानदानों का राह देख लिया था। दानिया सिर्फ 5 साल की हुई कि राना गुल एक मरतबा फिर से उम्मीद से हुई थी। डॉक्टर ने इस मरतबा बेटा बताया था, इसलिए वो सब फिर से बहुत खुश थे कि हवेली को वारिस मिलने जा रहा था। इनकी खुशी की कोई इंतहा न थी, लेकिन ये खुशी उस वक्त गम में बदल गई जब राना गुल बच्चे को जन्म देते हुए मर गए। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनका बच्चा भी हयात न रहा। पैदाइश के कुछ ही सेकंड बाद वो भी अपनी माँ के पास चला गया। नईम सुल्तान इन दिनों बहुत डिप्रेस थे। एक रोज़ यूं ही गाड़ी चलाते उनका एक्सीडेंट हुआ। उनको अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जिंदगी की बाजी हार गए। तब से खतीब सुल्तान का सारा हौसला टूट गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ दानिया की वजह से जिंदा थे। अगर उनकी ज़िंदगी में दानिया ना होती तो शायद वो तन्हाई से तंग आकर खुद ही मौत को गले लगा लेते। दानिया ही उनके लिए वजह हयात थे। दादा जान, इस कमरे में क्या है? 8 साला दानिया ने अपने दादा जान के हमरा चलते हुए एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसने कई मरतबा अपने दादा जान को इस कमरे में आते जाते हुए देखा था, लेकिन वो कभी उसे इस कमरे में ना लेकर गए थे। इनकी गैर मौजूदगी में वो कमरा लॉक ही रहता था। आज जब वो इनके साथ सीढ़ियां उतर रही थी तो इस कमरे पर नजर पड़ते ही वो इनसे पूछ बैठी, बेटा इसमें कुछ है, बहुत कुछ खास। खतीब सुल्तान ने उसे जवाब दिया था, अच्छा मुझे भी बताए ना दादा जान, इस कमरे में क्या है जो खास है, मैं भी देखना चाहती हूँ। दानिया ने मारे तजस्सुस के कहा था, अभी नहीं मेरी जान, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस कमरे में लेकर जाऊंगा, मगर अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। खतीब सुल्तान ने कुछ सोचते हुए कहा था। दानिया इस कमरे में जाने की जिद करना चाहती थी, मगर उससे पहले ही खतीब सुल्तान घुटनों के बल उसके सामने बैठ गए और उसके सामने अपने हाथ फैलाते हुए उससे वादा लिया था कि जब तक वो इसे खुद इस कमरे में लेकर नहीं जाते वो इस कमरे में जाने की कोशिश नहीं करेगी और ना ही कभी इस बारे में उनसे सवाल पूछेगी। सही वक्त आने पर वो खुद उसे सब कुछ बता देंगे। इनकी बात सुनकर दानिया ने उनसे वादा करते उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था और फिर दोबारा कभी इस बारे में नहीं पूछा था। दानिया 20 साल की हो चुकी थी। खतीब सुल्तान की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी थी। पै दर पै मिलने वाले सदमात उन्हें गहरा दुख पहुंचाया था, जिससे उन्हें कई बीमारियां लग गई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा परेशान कुन बीमारी उनके दिल का अर्जा था। उनको 2 मरतबा दिल का दौरा पड़ चुका था, मगर उन्होंने उसे दानिया से मख्फी ही रखा। लेकिन अब उन्हें अपनी सेहत की तरफ से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। न जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि अब वो ज़्यादा अरसा तक जी नहीं पाएंगे। तभी एक रोज़ वो इस बंद कमरे में दाखिल हुए। उनके सामने बिस्तर पर वो वजूद पड़ा था जिसके ठीक होने की उम्मीद वो 17 साल से लिए बैठे थे, मगर अब तक इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। आप उठ भी जाओ, अपने बूढ़े बाप को कब तक तंग करने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम अपने बाप की आंखों का तारा थे। तुम्हारा बाप तुम्हारे हिजर में तड़प रहा है, लौट आओ वापस। 17 साल बहुत होते हैं। तुम्हारी औलाद तुम्हारी मुंतजिर है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। बाप के लिए न सही, अपनी औलाद के लिए लौट कर आ जाओ। खतीब सुल्तान ने उसके पास बैठते उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा था। वो काफ़ी देर तक उसके पास बैठे उससे बातें करते रहे थे। वो पिछले 17 सालों से यूं ही हर रोज़ उसके पास बैठकर बहुत सी बातें करते थे, इस उम्मीद पर कि वो उनकी किसी न किसी बात का जवाब तो देगा, मगर अब तक ऐसा ना हुआ था। दादा जान, वो नीचे तेजी से अंदर आती दानिया की बात मुंह में ही रह गई। उसकी नजरें इस वजूद पर पड़ चुकी थीं। दादा जान, ये मेरे बाबा हैं क्या? दानिया ने हैरत और शौक की मिलीजुली कैफियत में पूछा था। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारे बाबा ही हैं। खतीब सुल्तान ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। लेकिन दादा जान, ये सब? दानिया की हैरत अब तक बरकरार थी। बेटा, तुम्हारे बाबा इस हादसे के बाद कोमा में चले गए थे, इसलिए हमने ये कहा कि इनकी मौत हो गई है। ये खबर उनकी सेफ्टी के लिए थी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे बाबा के बहुत से दुश्मन थे। अगर इस वक्त उन्हें तुम्हारे बाबा के जिंदा होने की भिनक भी पड़ जाती तो वो तुम्हारे बाबा को जान से मार डालते, इसलिए मैंने अब तक ये खबर छुपाए रखी। अब तुम इस खबर को छुपा कर रखोगी। तुम्हें अब इनकी हिफाजत करनी है, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते,
किसी को इनके बारे में कुछ मत बताना। वादा करो मुझसे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद अपने बाबा का ख्याल रखोगी और उनकी खूब खिदमत करोगी। खतीब सुल्तान ने एक मरतबा फिर से दानिया से वादा लिया था। दानिया ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो अपने बाबा का पूरा ख्याल रखेंगी और जल्दी से उन्हें ठीक कर देंगी। इस वाक़े के कुछ ही रोज़ बाद ही खतीब सुल्तान को दिल का तीसरा दौरा पड़ा। बीमारी की हालत में ही उन्होंने दानिया को अपने पास बुलाया। दादा जान, अभी कुछ मत बोलिएगा, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है। वक्ती आप रेस्ट करें, जब आप ठीक होकर हवेली जाएंगे तो वहाँ हम सारी बातें करेंगे। दानिया उनके पास बैठते हुए बोली थी, मगर उसके रुकने के बावजूद उन्होंने मास्क उतार दिया। दानिया मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत है कि इतनी सी उम्र में तुम पर ये सारा बोझ लाद दूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर तुम्हारे अलावा मेरा कोई और वारिस होता तो मैं कभी भी तुम पर यह बोझ न डालता, लेकिन मेरा सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं जिससे मैं ये अहम जिम्मेदारी सौंप सकूं, इसलिए ये सब तुमने ही संभालना होगा। मैं बैठक बुलवा रहा हूँ, इसमें तुम्हारी शिरकत लाजमी है, खतीब सुल्तान ने कहा और फिर लंबे लंबे सांस लेने लगे। इतनी सी बात करके उनकी सांस फूल गई थी। तानिया फौरन उनके करीब होती दोबारा से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा गई थी। अगले रोज खतीब सुल्तान की सेहत थोड़ी बेहतर थी। खतीब सुल्तान ने हस्पताल से छुट्टी ली थी और फिर हवेली आ गए थे। हस्पताल का स्टाफ उनके साथ था ताकि किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल में उन्हें संभाल सकें। आप सब मुझे बरसों से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस गांव में बरसों से सिर्फ सुल्तान खानदान की हुकूमत चलती आई है और अल्लाह का हुक्म हुआ तो आगे भी चलती रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब मेरी नस्ल को चलाने के लिए मेरा कोई बेटा या पोता नहीं, लेकिन मेरी पोती ज़रूर है जो इन सब से बढ़कर है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मेरी गद्दी पर मेरी पोती और नेम सुल्तान की बेटी दानिया सुल्तान बैठेगी, जो इस तमाम निज़ाम को संभालेगी। आज से दानिया सुल्तान ही आप सबकी सरदारनी होगी, खतीब सुल्तान ने मजबूत लहजे में कहा और फिर दानिया सुल्तान को अपने पास बुलाते उसके सर पर अपनी सरदारी वाली पग रखी थी। सब लोगों में चेमगोइयां शुरू हो चुकी थीं। कोई भी एक लड़की को सरदारनी मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर दानिया की गरजदार आवाज से सब में सकूत तारी हो गया। इसकी धाड़ बिल्कुल शेरों के जैसी थी। खतीब सुल्तान मुस्कुरा दिए थे कि उन्होंने गांव के लिए गलत इंतखाब नहीं किया था। इसके थोड़े दिनों बाद खतीब सुल्तान की वफात हो गई। दानिया इस बात पर बहुत अकेली हो गई थी, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया था। दूसरी तरफ असजद खानजादा के दिल में तब से इंतकाम की आग भड़क रही थी। अरबाज खान ने उसे 1 साल पहले ही वापस बुलाया था और तब उन्होंने उसे यही कहा था कि खतीब सुल्तान का कुछ अता पता नहीं, वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा चुका है। लेकिन आज फजलू की जुबानी दानिया के बारे में सुनकर असजद खानजादा के दिल में लगी आग भड़क उठी थी। वो कहर बनकर इस पर टूटने वाला था। अगले रोज जिरगा लगाया गया। दानिया वक्त पर पहुंच चुकी थी। अब उसे सिर्फ असजद खानजादा के आने का इंतजार था। असजद खानजादा जानबूझकर लेट आया था। जी सरदारनी, बताइए हमें क्यों जहमत दी गई है? असजद खानजादा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी पर बैठा था। सरदार, आपके गांव के कुछ लड़कों की शिकायतें हैं, मालूम तो आपको भी हो गया होगा, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, दानिया ने मजबूत लहजे में कहा था। असजद इसके लहजे की मजबूती पर मुस्कुराया पर फजलू को इशारा किया था। फजलू एक लैपटॉप लेकर दानिया के करीब आया था जिसमें एक वीडियो चल रही थी। दानिया ने देखा ये किसी तय खाने का मंजर था जहां 6 से 8 लड़के खड़े हुए थे। इनके जिस्मों पर सवाए कपड़े के कुछ न था और जख्मों से चूर जिस्म सामने नजर आ रहा था। माजरत सरदारनी, लेकिन वो क्या है कि अपने मुजरमों को सजा मैं खुद देता हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। उम्मीद है आपको इंसाफ मिल गया होगा, असजद खानजादा ने कहा तो दानिया ने लड़कों की हालत देखते फिर से असजद खानजादा की तरफ देखा जो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। दानिया को मालूम हो गया था कि इसे ज्यादा बेरहम और कोई भी नहीं था। दानिया ने जिरगा खत्म करने का फैसला किया क्योंकि मुजरमों को सजा मिल चुकी थी। रुकिए सरदारनी साहिबा, मेरे पास आपके लिए शिकायत है, बल्कि आप पर ही मुकदमा है, मुझे भी इंसाफ चाहिए। असजद खानजादा की आवाज़ सुनते दानिया वापस से कुर्सी पर बैठी थी और नासमझी से असजद खानजादा की तरफ देखा था। फिर एक और आदमी जो दूसरे गांव का सरदार था उसे सरपंच बना दिया गया। कहिए असजद खानजादा, आपको क्या शिकायत है? उसने पूछा। सरपंच साहब, 19 साल पहले इसके माँ बाप ने मेरे माँ बाप को धोखे से अपने घर बुलाया और रास्ते में ही बम से उड़ा दिया। इसे इस वक्त हादसा समझा गया और कोई इंसाफ नहीं किया गया, मगर मुझे इंसाफ चाहिए। इसकी बात सुनते हर तरफ सकूत छा गया और फिर चेमगोइयां शुरू हो गईं। आखिरकार जिरगा इस नतीजे पर पहुंचा कि असजद खानजादा की मांग पूरी की जाए। कहिए असजद खानजादा, आप क्या चाहते हैं? सरपंच ने पूछा था। मुझे दानिया अपनी वनी में चाहिए, असजद खानजादा ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया
वो पहले से ही सब सोचे बैठा था। दानिया फक नजरों से उसे देखे जा रही थी। उसे तो इस सब बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी एक बात भी न सुनी गई और दानिया सुल्तान जो अपने गांव की सरदारनी थी उसे असजद खानजादा के निकाह में देते बनी कर दिया गया था। जुलेखा, तुम बाबा का बहुत ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, दानिया ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया था। उसने कुछ दिन पहले ही अपने बाबा के लिए फौरन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलवाए थे। उसे यकीन था कि उसके बाबा जल्द ठीक हो जाएंगे। असजद खानजादा दानिया को लेकर रवाना हो गया था। वो खानजादा हवेली पहुंच चुके थे। असजद खानजादा उसे खींचकर गाड़ी से निकाला और फिर उसे लेकर हवेली के अंदरूनी कमरे की जानिब बढ़ गया था। उसने एक झटके से लाकर उसे बेड पर पटका और खुद वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो देखा कि दानिया बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसको देखते असजद खानजादा ने सिगरेट सुलगा कर लबों में दबाया और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया था। तुम एक वनी में आई हुई लड़की हो, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम असजद खानजादा के बिस्तर पर आराम करो। सिगरेट का गहरा कश लेते असजद खानजादा ने धुआं उसके मुंह पर छोड़ा था और फिर उसके साथ ही उसे धक्का देते बेड से नीचे फेंकते हुए धाड़ा था। उसकी धाड़ सुनकर दानिया आंखें मीच गई। वो जान गई थी कि यहाँ उसके साथ क्या सलूक होने वाला था। किस्मत ने भी उसके साथ कैसा सलूक किया था। कहाँ वो अपने गांव की सरदारनी थी और कहाँ ये सब। दानिया बेख्तियार सिसकी थी। असजद खानजादा उसकी तरफ मतवज्जा हुआ था। वो इस मोम की गुड़िया को देखे गया था। उसके दिल में अलग सी हलचल हुई थी। उसने रुख मोड़ लिया मगर नजरें बार बार भटक कर उसके चेहरे की तरफ जा रही थीं। वापस बेड पर आओ, असजद खानजादा ने हुक्म दिया। उसका बदला लहजा देखकर दानिया खौफजदा हुई थी। वो उठते डरते डरते उसके पास गई तो असजद ने उसे अपने करीब खींचा था। वो किसी कटी शाह की तरह उसके सीने से जा लगी थी। तुम हवेली के किसी मर्द के सामने नहीं जाओगी। असजद दानिया का चेहरा पकड़ते हुए घुराया था। न जाने उसे क्यों ऐसा लगा था कि जैसे दानिया ने अपने हुस्न की वजह से अपने कितने कोई आशिक बना रखे थे। उसके बाद दानिया के सर पर लगी और तलवों पर भुजी थी। आप समझते कि हैं खुद को सरदार होंगे तो आप अपने गांव के, मुझ पर आपकी कोई सरदारी नहीं चलेगी। और एक बात और अपने जहन में बिठा लें, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। दोबारा गलती से भी अगर मेरे किरदार पर बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न जाने दानिया में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो एकदम से उसकी गिरफ्त में से निकली और उसकी तरफ देखते हुए गुर्राई थी। असजद तो उसकी हिम्मत देखकर ही दंग रह गया था। वो गुस्से से दानिया की तरफ बढ़ा और उसे दबोचकर बिस्तर पर फेंकते उसके ऊपर आया था। इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही फजलों की आवाज़ सुनाई थी कि अरबाज खां वापस आ चुके हैं और असजद को बुला रहे हैं। अरबाज खां का सुनते ही वो एक झटके से उससे दूर हुआ था। मैं अभी वापस आता हूँ, खबरदार जो तुमने एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर फेंक दूंगा। असजद खानजादा अरबाज खां के पास आया था जहाँ अरबाज खां ने उसकी इस हरकत पर उसकी बेतहाशा बेइज्जती की थी और असजद खानजादा को कहा था कि जाकर उस बच्ची से माफ़ी मांगो। मगर असजद खानजादा इतना नेक कहाँ था। वो इस वक्त तो वहाँ से आ गया था मगर दानिया को वो अच्छा सबक सुनाने का इरादा रखता था। वो दरवाजे के बाहर ही था कि जब अंदर से आती आवाज़ सुनकर वो ठटक कर रुका था। इसके बाहर जाते ही दानिया ने फौरन से फ़ोन निकालते जुलेखा को कॉल मिलाई थी। जुलेखा, बाबा कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? दानिया ने फिक्रमंदी से पूछा था। दानिया बीबी, वो डॉक्टर अंदर गए हुए हैं, अब वापस आएंगे तो कुछ पता चलेगा ना? जुलेखा ने कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। जुलेखा, कहीं तुमने बाबा को कुछ बता तो नहीं दिया? दानिया ने पूछा, जिस पर जुलेखा ने इकरार किया था कि वो उन्हें सब बता चुकी है। दानिया को अपने बाबा की बेहद फिक्र हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती असजद एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। ओह, तो तुम्हारा वो धोखेबाज बाप जिंदा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे गुस्से से कहता अपना पिस्टल उठाते बाहर निकला। दानिया उसके पीछे लपकी थी मगर सब बेसूर था। वो गाड़ी में बैठता सुल्तान हवेली की जानिब निकल गया था। दानिया दूसरी गाड़ी में बैठी उसके पीछे गई थी। दोनों गाड़ियां एक साथ हवेली में दाखिल हुई। असजद, तो मेरे बाबा को कुछ नहीं करोगे? दानिया चलाई थी मगर असजद तनफन करता अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखते सब डॉक्टर इधर उधर हो गए थे जबकि असजद ने गन का रुख बेड की तरफ किया मगर बेड पर पड़े वजूद को देखते गन उसके हाथों से छूटकर नीचे जा गिरी थी। बाबा, असजद ने मुंह से निकाला था। वो हैरत और बेयकीनी से सामने पड़े वजूद के करीब गया और उसे बेसाख्ता चूमने लगा। बाबा। तभी दानिया भी वहां पहुंची थी मगर उसने देखा कि असजद खानजादा बेतहाशा उसके बाबा को चूम रहा था। ये तुम्हारे बाबा नहीं है बल्कि ये मेरे बाबा हैं। असजद खानजादा ने कहा, ये मेरे बाबा हैं, तुम्हारे बाबा नहीं। दानिया भी फौरन से आगे बढ़ी थी। बहरोज खान, मेरा बच्चा, मेरा बेटा जिंदा है।
तभी अरबाज खां वहां आए। उनकी नज़र बहरोज खां पर पड़ी तो वो बेसाख्ता दीवार का सहारा ले गए थे। अच्छा, तो ये वजह थी जो खतीब बार बार मुझसे मिलने का कह रहा था। वो मुझे कहता रहा उसने ज़रूरी बात करनी है, मगर मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दानिया बेयकीनी से इन सबको देखती आई थी। जिसे वो अपना बाप समझती आई थी वो इसका बाप था ही नहीं। अजद खानज़ादा अपने बाप को लेकर खान हवेली चला गया, जबकि दानिया ने अपने गांव की जिम्मेदारी संभाली थी। 2 महीने बाद वो अपने लॉन में खड़ी सोचों में गुम थी जब बहरोज खान ने आकर उसके सर पर हाथ रखा। बाबा, आप आ गए, दानिया कहती एकदम से उनके सीने से लगी, मगर फिर याद आने पर एक झटके से उनसे दूर हुई थी। दानिया, मैं अपनी बेटी का ही बाबा हूँ और आज अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास ले जाने आया हूँ, तो मेरे साथ चलोगी ना? फिरोज खान ने उसे दोबारा से अपने साथ लगाते आस भरे लहजे में पूछा। कुछ सोचते दानिया ने सर इस बात में हिला दिया। इसके इकरार की देर थी कि तभी फिजा में आतिशबाजी होने लगी और फिजा ढोल की आवाज़ से गूंज उठा था। फिरोज खान के इशारे करने पर बारात अंदर दाखिल हुई थी। असजद ने अपना घोड़ा दानिया के पास आकर रोका और उसके सामने अपना हाथ फैलाया था। दानिया ने बहरोज खान के कहने पर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। असजद खानज़ादा ने एक झटके से उसे खींचकर अपने साथ सवार कर लिया था।